अश्विनी महाजन जी, जस्ट क्विक, किस तरह की बातें करते हैं? विषय आया था कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि बहुत तो आप सारी बता ही रहे टैक्स में बम्पर कलेक्शन एक तो टैक्स की बम्पर कलेक्शन तो है ही, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते बताना चाहता हूँ कि एक ये डायनेमिक्स होती हैं। जब आप खर्च करते हैं, उस खर्च के कारण आमदनियां बढ़ती हैं, उसके कारण आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। अगर मान लिया आप कच्चे घर से पक्के घर में चले गए 4 करोड़, अगर आपके पास अच्छा पोर्टेबल वाटर हो गया, बिजली उपलब्ध हो गई और सैनिटेशन हो गई, इन सब और एलपीजी कनेक्शन के कारण, क्लीन फ्यूल के कारण आपका जो दमा है वो कम हुआ, तो ऐसे में जो कार्यक्षमता बढ़ती है उसके कारण जो आमदनी बढ़ती है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को उसी प्रकार का खर्च करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में जो हमारे खर्च का पैटर्न रहा है, वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो वेलफेयर मेजर्स कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन वाला उस प्रकार का कम रहा, लेकिन इस प्रकार की जो निवेश है जिसके कारण हमारी कार्यक्षमता बढ़ी। गरीब कल्याण योजना भी है जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन लगातार देने की बात है, इसलिए शायद रेवेन्यू की चर्चा और होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं। एक सेकंड जफर साहब बोल लें, उसके बाद कई बार ये भी होता है कि ऐसा तो नहीं कि आप लोक लुभावन करके आप सिर्फ, चूंकि अभी चुनावी साल है साहब, कहीं आप अर्थव्यवस्था को पूरी जो पटरी पे दिख रही है उसी को न डगमगा दें अपने फायदे के। देखिए अंजना जी, हमारे सरकार का फोकस है और डेटा बता रहा है, बजट के सारे एस्टिमेट्स देख लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं, जो खर्चा पर्चा सैलरी ये वो जिससे प्रोडक्टिविटी जीरो रहती है सरकार की, उसमें कमी कर रही है सरकार। पैसा बचा के वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर के लिए लोगों की बेहतर जिंदगी बनाने में खर्चा कर रही है और टैक्स बॉयंसी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ रहा है, चोरी जो है बंद हो गई है। जो लोग कभी पैदा नहीं हुए थे, डीबीटी शुरू किया तो 4 लाख करोड़ बचाया, इसलिए 4 से ज्यादा 5 लाख करोड़ इसलिए बच गया कि वो लोग पैदा नहीं थे लेकिन किसी के खाते में पॉकेट में जा रहा था। आज वो सरकार उस पैसे को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। सरकार के पास बहुत सारे तरीके हैं, सरकार इसका काम करे, सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए और ये सरकार की नीयत है कि वेलफेयर स्टेट है, लोगों की चिंता करनी चाहिए। है इन स्कीम्स में क्या वाकई जो ग्राउंड लेवल है उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? जिस तरह से जफर इस्लाम जी आप एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड नेहा जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज निर्मला सीतारमण को लेकर आज चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों की एक पूरी लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था, पी चिदम्बरम ने 9 बार, 8 बार प्रणब मुखर्जी ने, यशवंत सिन्हा ने 7 बार, सीडी देशमुख ने 7 बार, 6 बार मनमोहन सिंह ने और वाईबी चौहान ने भी 5 बार। लगातार 6ठी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज तो मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 6ठी बार आज वो बजट अपना पेश करेंगी और एक पूरी लिस्ट हमने देखी है। हमेशा ये कहा जाता था कि अगर नेतृत्व भी दिया जाता है, जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो महिलाओं से दूर रखे जाते हैं। ऐसे मंत्रालय जो इस देश की दशा और दिशा तय करते हैं, जो नीति और नियति तय करते हैं, जो ये तय करते हैं कि ये देश किस तरफ जाएगा, ऐसे मंत्रालयों से महिलाओं को दूर रखा जाता था। लेकिन निर्मला सीतारमण आज वो लम्हा देती है इस देश में महिलाओं को, सबको, पुरुषों को भी, कि वो गर्व महसूस करें कि आज देश की नियति तय करने में और वित्तीय तरीके से अर्थव्यवस्था के नजरिए से भारत कैसे आगे बढ़े। अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है तो घर से ही शुरुआत करनी होगी। यही नारे के साथ प्रधानमंत्री ने इस विजन के साथ ही निर्मला सीतारमण को एक वित्त मंत्री के तौर पर सशक्त देखा होगा। और नारी सशक्तिकरण की अगर बात होती है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6ठी बार किसी महिला वित्त मंत्री ने आज ये बजट पेश करना है जिसमें कई सारे ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो खास तौर पर महिलाओं के ही नाम हो। और हो सकता है शाम आते आते जब हम ये डिस्कशन कर रहे हो पैनल से, तो एन जो कि ज्ञान का एक अहम हिस्सा है, नारी, उसी पर पूरा फोकस होगा। बेजौन जी अपनी बात कंप्लीट करिए, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या वाकई आखिरी तबके तक इन कल्याणकारी स्कीम्स का लाभ पहुंच रहा है, क्या वाकई पारदर्शिता है? नेहा जी, हम आपको क्लियरली बता दें, कोई भी सरकार पहले कोई भी स्कीम्स की इवैल्यूएशन नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, क्योंकि हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक स्कीम का इवैल्यूएशन हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो देखा जा रहा है, कहां पर वेस्टेज हो रहा है उसको प्लग किया जा रहा है, एफिशिएंसी लाए जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस लाए जा रहे हैं। हम केवल एक ही चीज, एक उदाहरण के तौर से आपको एक आंकड़ा देना चाह रहे हैं,
25% इंक्रीज हो रहा है बीमा क्षेत्र में। और ये फिर हम आपको कहेंगे कि आप जो कहा ओपनिंग रिमार्क में कि फाइनेंस मिनिस्टर जिसके लिए हम लोग इतना गर्व महसूस करते हैं, उन्होंने इतने इंडिपेंडेंस दिए हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं पॉलिसी में, केवल डायरेक्शंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और लोगों को फ्रीडम दे रहे हैं ताकि अच्छे पॉलिसी बने। और इसी पॉलिसी को आगे ले जाने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम लोग केवल इंडिया नहीं होल वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट अगले विषय पर अब जाते हैं। एक सेकंड, एक बार फिर से निर्मला जी की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं तो हाथ में उस आईपैड का जिक्र होता है। 2020-21 में पहली बार पेपरलेस बजट आया था और इसके पीछे की पूरी कहानी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि चाहे नरेंद्र तनेजा जी आप हो, जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंडिया को पुश इस देश में बीते एक दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर मैं देखती हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिस पर सरकार का फोकस रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया है इस पर कि 1950 में बजट का पेपर लीक हो गया था जब इसे प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता था। उसके बाद से इसको सीधे मिंटो रोड के प्रिंटिंग प्रेस से नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया और फिर बहुत ज्यादा सुरक्षा के बीच में बजट को प्रिंट किया जाता था। और फिर आप देखते थे बड़े बड़े जो है वहां पर आते थे बैग्स जिसमें प्रिंट होता था बजट का। अब इसे पेपरलेस करना, इस सरकार का जो फोकस है डिजिटल करने पर, पेपरलेस बनाने पर, वो भी दिखता है। डीबीटी पर तो दो अच्छे शब्द बोल दीजिए। पहले कांग्रेस की सरकारें कहती थी कि पूरा पैसा बीच में लोग खा जाते हैं। अब कम से कम सीधा मोबाइल पे मैसेज आता है ना किसान के, आपके भी यूपी में आता होगा कि पैसा आ गया। मैं सुबह वो सब सारी चीजें पेपर में नहीं पढ़ता। मैं सुबह बुरी खबर देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर आप डिजिटल ट्रांसफर की बात करते हैं तो आपने अखबार में देखा होगा कि पेटीएम के साथ क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जमीन पर, आपने जो सवाल पूछा नेहा जी कि क्या जमीन पर लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर दुनिया भर की मीडिया कहती है कि करप्शन में भारत का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, यानी भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अब वो 93 पे पहुंच गया, ये किसकी उपलब्धि है? अंतिम बात जो बार बार लोग सवाल आंकड़े कोट कर रहे हैं ये भी बताइएगा। बिल्कुल, ये तो कल ही की रिपोर्ट है। तो आपने पूछा कहां के आंकड़े, हम बताते हैं। आपने कहा कि कहां के आंकड़े कोट कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि कहां पे 90% जो जॉब्स नहीं है। बीना परमार की रिपोर्ट है टाइम्स ग्रुप की जो कहती है कि 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस साल निकलेंगे, जिसमें से महज 1,20,000 को नौकरी। रिपोर्ट आपके लिए ये अभी सरकारी आंकड़े से बेहतर हो गई रिपोर्ट, किसी ने एक रिपोर्ट लिख दी। इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज पेपर में पढ़ के आप यहाँ पर सरकार के सारे आंकड़े को आप ताक पे रख रहे हैं। गजब है आपका भाई। जिस सरकार ने इतने सारे आंकड़े दिए आपको, सवाल पर तो आपने सर जवाब दिया नहीं कि क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की या नहीं है। यूरोप जैसे देश भी आज देख रहे हैं कि रेडी पटरी वाला भी आज डिजिटल पेमेंट ले रहा है। इंडिया में खुशी की बात है कि नहीं? देखिए दोनों उपलब्धि है। आप भी कैश लेके नहीं चल रहे हो। दोनों उपलब्धि है। मैं कह रहा हूं कि देश में निर्मला सीतारामन जी बजट प्रस्तुत कर रही हैं, राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर आ रही है। ये देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश फिनटेक का एक ग्लोबल हब ऑलरेडी बन रहा है, ये भी देश की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है डिसीजन मेकिंग में? जिस देश में संसद को आहूत किया गया एक महिला सांसद को एक्सपेल करने के लिए, भागीदारी तो आप ये सोच लीजिए कि इस देश की महिला पहलवानों से पूछ लीजिए भागीदारी बढ़ी है कि नहीं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट से पूछ लीजिए कि भागीदारी बढ़ी है कि नहीं, IIT BHU में जाकर उस छात्रा से पूछ लीजिए भागीदारी बढ़ी है कि नहीं। ये इस सरकार ने बेटी बचाओ के नारे को धमकी बना दिया है, इसमें कोई असत्य नहीं है। पूछ रहे हैं आप जेड का जवाब दे रहे हैं। घनश्याम जी देखिए, आज जो डिजिटल इंडिया जो पहुंचा है पूरा विश्व उसको देख रहा है, आपको एक भारतीय होने के नाते स्वीकार करना चाहिए। भी आए थे, उन्होंने भी भीम ऐप इसको से स्वीकार पेमेंट करना की। चाहिए। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जो फूड सिक्योरिटी की जो बात होती है उसको लेके तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब देश आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर वो लोग जिनको ये जरूरत है, उनको थोड़ी सी एक हैंड होल्डिंग चाहिए इस लिहाज से जिससे वो एम्पावर्ड हो सके, जिसको आप कुछ लोग जो है फ्री फूड, मुझे तो ऑब्जेक्शन है ये फ्री फूड क्या होता है, वो नहीं बोलेंगे, ये गलत बात। देखिए, और दूसरी बात जो फूड सिक्योरिटी है, देखिए फूड, अच्छा फूड सिक्योरिटी, और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, 3 महीने पहले जाके उन्होंने नॉर्वे इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स को ये कहा कि भारत में जाके निवेश नहीं करिए। बहुत बड़े नेता है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस तरह का रोल विपक्ष निभा रहा है। आप बीजेपी से कहिए, सरकार के बारे में बोलिए, देश के बारे में, हम आंकड़ों में बात कर रहे हैं। देश जो तरक्की कर रहा है उसमें आप भी शामिल है।